हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टॉपिक द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पिछली क्लासेस में हमारी बात हो चुकी है। मेंडल ने अपनी रिसर्च को पब्लिश होने के लिए दे दिया था 1865 में, जिसमें कि उसने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। और 1869 में फ्रेडरिक मीचर ने न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट कर लिया था और उस ज़माने में उसने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। यानी इतने करीब पहुंच गए थे कि किस तरीके से चीज़ें एक जनरेशन दूसरे जनरेशन नैरेट होती हैं। लेकिन इस बात को समझने में कि जो मेंडल कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में, वो इसी डीएनए के ज़रिए हो रहा है, इसे समझने में तकरीबन 100 साल और लग गए। हालांकि वो बात अलग है कि मेंडल की मेहनत की वजह से और मॉर्गन की मेहनत की वजह से, सटन बोवेरी की वजह से ये बात तो समझ में आ गई कि जो चीज़ इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में ही कहीं मौजूद है। लेकिन फाइनली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसे समझने में थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगा। 1926 में ये जो रिसर्च थी ये मॉलिक्यूलर लेवल पर गई और लोगों ने ये पता लगाना शुरू किया कि बायोकेमिकल नेचर क्या होगा इस जेनेटिक मटेरियल का। और 1928 में फिर हुआ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी पर रिसर्च की, एक बैक्टीरिया जो कि निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल। हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद 2 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं बच्चों की निमोनिया की वजह से होती हैं। सीवियर लंग इन्फेक्शन है और आप हेल्थ एंड डिजीज़ में इसके बारे में डिटेल में सुनेंगे। हाई ग्रेड फीवर आता है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होने की वजह से, क्योंकि लंग्स का इन्फेक्शन है, लिप्स और फिंगर नेल्स वगैरह वाइट टू ब्लूइश पड़ने लगते हैं। मुझे फ़िलहाल यहाँ पर कवर करना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को किया था एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, और इन्होंने रिसर्च किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर। और इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन, 2 टाइप होती हैं, एक आर स्ट्रेन और एक दूसरा एस स्ट्रेन। आर से मतलब है रफ स्ट्रेन और एस से मतलब है स्मूथ स्ट्रेन। तो जिसे स्मूथ स्ट्रेन कहा जा रहा है उसके चारों तरफ एक म्यूकस कोट, एक पॉलीसैकेराइड कोट मौजूद होता है बैक्टीरिया के चारों तरफ, और अगर चारों तरफ कोई म्यूकस की कवरिंग नहीं है तो वो कहलाता है आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन। ये जो स्मूथ वाला है, क्योंकि इसके चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग है, बैक्टीरिया को आप जानते हैं कॉलोनीज में होते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, तो ऐसे में ये बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस कोट होने की वजह से ये चमकती हुई इनकी कॉलोनी नजर आती है। तो ये भी लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनीज, और जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। जो स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है यही निमोनिया कॉज करता है और इससे डेथ हो जाती है। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस है जिसकी वजह से सीवियर लंग इन्फेक्शन होता है वो इसी म्यूकस कोट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा इस म्यूकस कोटिंग को बनाने के लिए इस बैक्टीरिया के अंदर कोई एक जीन मौजूद होगा, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर, जो आर के अंदर मौजूद नहीं। स्टेप बाय स्टेप ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने किया ये कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ग्रो कराया और फिर उसने सिरिंज के ज़रिए उसको एक लिक्विड को, जिसमें कि उसने उसको ग्रो करा रखा हुआ कल्चर मीडियम को, उसको चूहे को इंजेक्ट किया। तो ग्रिफिथ ने इन आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को 2 अलग अलग कल्चर मीडियम में तैयार किया। मतलब एक मीडियम में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ग्रो कराया और एक मीडियम में एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ग्रो कराया, और अपना एक्सपेरिमेंट उसने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले उसने क्या किया कि ये जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है इसको सिरिंज में लिया और चूहे को इंजेक्ट किया और देखा चूहे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो नॉन वायरुलेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को सिरिंज में लिया और इंजेक्ट किया तो देखा कि कुछ समय के बाद चूहे की डेथ हो जाती है। कॉज ऑफ डेथ देखा गया कि उसके लंग्स के अंदर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। इससे समझ में आता है कि उसकी डेथ निमोनिया की वजह से हुई है। फिर उसने क्या किया, यानी यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया वायरुलेंट है, इसी से निमोनिया होता है जिससे कि डेथ हो जाती है। फिर उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को स्लोली हीट किया, इतना हीट किया कि वो मर जाए, उसका डीएनए खराब ना हो। स्लोली हीट किया और फिर उसने उसको बैक्टीरिया को सीरीज में लिया और फिर इंजेक्ट किया तो देखा कि कोई दिक्कत नहीं हुई, चूहा जिंदा रहा। इसका मतलब जिंदा आर से कोई दिक्कत नहीं है, लाइव आर से कोई दिक्कत नहीं है, और हीट किल्ड एस से कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, लाइव आर और हीट किल्ड एस कॉम्बिनेशन मिला, मतलब टेस्ट ट्यूब में दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मिला दिया और फिर चूहे को इंजेक्ट किया, और कुछ दिनों बाद देखा कि चूहे की डेथ हो गई। डेथ किसी और वजह से भी हो सकती है, तो इसलिए उसने जब उनकी ऑटोप्सी की, चीरफाड़ की, तो उसने ये देखा, पोस्टमार्टम किया तो लंग्स में जिंदा एस वाले बैक्टीरिया निकल कर आए। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि मौत तो निमोनिया की वजह से हुई। लेकिन मसला ये है कि मरे हुए एस दिए थे साथ में, अब मरे हुए एस तो दोबारा जिंदा हो नहीं सकते। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो आर वाले बैक्टीरिया थे वही एस में कन्वर्ट हुए। तो हुआ ये होगा, अब जो आर है वो तो एस में क्या कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन जैसे बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिशन,
तो एक से दो बैक्टीरिया बनते हैं। अब जब नए बैक्टीरिया बनेंगे तो जेनेटिक मटेरियल को भी डबल करना होगा। तो उन बैक्टीरिया ने डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स तो मीडियम में से उठाने हैं, वहाँ पे मरे हुए एस बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, तो उनके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया होगा। तो वो जो जीन्स जो कि उस म्यूकस कोट को बनाने के लिए एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने उनको इस्तेमाल किया होगा। तो उन आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के जो नए बच्चे पैदा हुए होंगे उनके चारों तरफ फिर वो म्यूकस कोट आने लगा, और ये एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि उसके बाद उन एस वाले बैक्टीरिया से लगातार एस वाले बैक्टीरिया ही पैदा हो रहे थे। ये आज के ज़माने के साथ सोचा गया। उस ज़माने में ग्रिफिथ ने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि जब उसने लाइव आर और हीट किल्ड एस का कॉम्बिनेशन दिया और वहाँ पर चूहे की डेथ हो रही है ड्यू टू निमोनिया, तो उसने ये बताया कि इसका मतलब ये कि एस में से कोई चीज़ निकल के इस आर के अंदर गई है और जिसने इसको एस में कन्वर्ट कर दिया है। और वो उस ज़माने में अंदाज़ा तो नहीं लगा पाया कि क्या होगा, लेकिन उसने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जिसने कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एस। तो बायोकेमिकल नेचर क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाया था, इनके एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा ड्रॉबैक। और दूसरे, क्या चूहे की बॉडी ज़रूरी है माइस की बॉडी ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसका भी जवाब नहीं दे पाए थे। इसी रिसर्च को, ये 1928 की बात थी, फिर 5 साल के बाद 1933 से 1944 11 साल तक इस पर मेहनत की दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट पर अवेरी मैकली और मैककार्टी ने। और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और शानदार तरीके से एक्सपेरिमेंट को किया। ये बात तो समझ में आ ही गई थी कि एसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया से दिक्कत है, बस बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चल रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ये नहीं पता चल रहा था कि जो चीज़ इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को क्या है। तो उन्होंने एसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों अलग अलग कर लिया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को रख दिया। और फिर उन्होंने देखा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया का आरएनए रखा था उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, एस वाला बैक्टीरिया नहीं मिला। तो इसका मतलब आरएनए से आर एस में कन्वर्ट नहीं होता है। जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने प्रोटीन को रखा था उस टेस्ट ट्यूब में भी उन्हें कोई एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया नहीं मिला। इससे भी ये बात समझ में आई कि प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। हालांकि जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का डीएनए रखा था वहाँ पर इन्हें एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले, मैं भी डायग्राम से भी बना के दिखा दूंगा। तो इससे बात समझ में आ जाती है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए। क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने उसके अंदर आरएनए एंजाइम रखा, कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लगातार एस वाले बैक्टीरिया बनते रहे। प्रोटीज एंजाइम रखा, तब भी एस वाले बैक्टीरिया बनते रहे। और जब उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनए एंजाइम को रखा तो फिर आर से एस नहीं बने। तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर कट प्रूव हो गई कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है वो डीएनए है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहते हैं। Even though the discovery of the nuclein by mixture and the proposition यानी कि आइडियाज या फिर हम कह सकते हैं suggestions for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, जैसे ये 1965 की बात है, 1969 की बात है, but that the DNA acts as a genetic material took long to be discovered and proven, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग गया। जैसे कि 1933 से 44 की रिसर्च के बाद अवेरी मैकली और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से बात समझ में आई। वो इत्तेफाक वाली बात है, जब 44 में उन्होंने ये वाली बात कही तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही से नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, प्रोटीन है। क्योंकि एवेरी मैकली और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों का ये यकीन था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, इसलिए बहुत सारे लोग उनके एक्सपेरिमेंट से मुतमईन भी नहीं थे। बाय 1926 यहाँ से आपकी नीट एग्जाम में एक सवाल बन सकता है, द क्वेस्ट यानी द सर्च टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर रिसर्च शुरू हुई 1926 से। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस एंड मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम तक तो बात समझ में आ गई थी, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसे डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं, बैक्टीरिया जिससे कि निमोनिया होता है, सीवियर लंग इन्फेक्शन, विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन द बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। यहाँ पर थोड़ा सा आप इस बात को ऐसे समझ लें कि ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं।
एक है आर स्ट्रेन यानी कि रफ स्ट्रेन, और दूसरा है एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन। यानी कि जो बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ एक म्यूकस कोट मौजूद होता है। तो अगर म्यूकस कोट या पॉलीसैकेराइड कोट मौजूद है तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है एस स्ट्रेन, और अगर म्यूकस कोट मौजूद नहीं है, म्यूकस कोट मौजूद नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है आर स्ट्रेन। तो यहाँ पर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के चारों तरफ एक म्यूकस कोट या फिर पॉलीसैकेराइड कोट मौजूद है। एनसीईआरटी ने लिख दिया है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन भी इसके अंदर होगा क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जीन से क्या ताल्लुक, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जिस बैक्टीरिया के चारों तरफ एस स्ट्रेन मौजूद होता है, यही बैक्टीरिया असल में वायरुलेंट है। यही है वायरुलेंट स्ट्रेन, यानी इसी से निमोनिया होता है, ये वायरुलेंट स्ट्रेन। तो इन्होंने क्या किया कि पहले ग्रिफिथ ने एक टेस्ट ट्यूब में इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराया होगा और फिर सिरिंज से बैक्टीरिया को निकाल कर चूहे को इंजेक्ट किया होगा, क्योंकि आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट है। कैसा है ये? नॉन वायरुलेंट है, तो इसलिए चूहा जिंदा रहा होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया होगा माइस में, क्योंकि इसके चारों तरफ म्यूकस कोट मौजूद है जो काफ़ी जहरीला है, तो इसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है। तो ये बात समझ में आती है कि आर से कोई दिक्कत नहीं है, एस स्ट्रेन वाले से डेथ हो जाती है। फिर इसने इसको हीट किल्ड करके दिया तो देखा फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हुए अपने अंदर से टॉक्सिन निकालते हैं बहुत सारे मरने के बाद। तो इसका मतलब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का जिंदा रहना ज़रूरी नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर उसने क्या किया, इस हीट किल्ड एस और लाइव आर का जब कॉम्बिनेशन दिया तब भी डेथ हो गई, और डेथ हुई निमोनिया की वजह से। और उसने देखा कि उसके लंग्स के अंदर तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिल रहे हैं, तो उसने उससे अंदाज़ा लगाया इसका मतलब ये जो आर था वही एस में कन्वर्ट हुआ है जिसकी वजह से फिर निमोनिया हुआ। लेकिन आर जो एस में कन्वर्ट हुआ उसकी वजह क्या रही, इसका मतलब एस में से कोई चीज़ निकल के, मैं भी डायग्राम से दिखाता हूँ, ऐसे शायद आपको कम समझ में आ रही हो बात। When Streptococcus pneumoniae, pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies. Smooth shiny colonies कौन बनाएंगे? एस स्ट्रेन वाले, while the others produce rough colonies. Rough colonies कौन बनाएंगे? आर वाले. This is because एस स्ट्रेन bacteria have a mucus या polysaccharide coat. तो म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट किसके चारों तरफ मौजूद है? एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के, वाई द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डज नॉट। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन डाई फ्रॉम द निमोनिया, ऐसे चूहों की डेथ हो जाती है निमोनिया से, निमोनिया इन्फेक्शन से, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स की शक्ल में दिखाया ताकि बच्चों को बात जल्दी समझ में आ जाए कि जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये एक वायरुलेंट स्ट्रेन है, इसके चारों तरफ म्यूकस कोट मौजूद है। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो माइस को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि नॉन वायरुलेंट है, क्योंकि मेन मसला इसी म्यूकस कोट का है। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम, उसने फिर इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किया और फिर क्या किया, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, माइस जिंदा रहे। तो ये बात समझ में आ जाती है, इसका मतलब कि लाइव आर स्ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा आर से कोई दिक्कत नहीं है, और हीट किल्ड एस से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों केस में माइस जिंदा रहे। फिर इसने इनका कॉम्बिनेशन लिया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, लाइव आर स्ट्रेन लिया। देखने में तो ये लग रहा था कि चूहे जिंदा रहना चाहिए, लेकिन देखा ये क्या, माइस की तो डेथ हो गई। माइस की डेथ हो गई और जब इनकी चीड़फाड़ की गई, पोस्टमार्टम किया गया, ऑटोप्सी की गई, तो इन माइस के लंग्स में से लाइव एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले। जाहिर सी बात है एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया रहे होंगे तभी उसकी निमोनिया की वजह से डेथ हुई होगी। तो इस पर इसने ये नतीजा निकाला ग्रिफिथ ने कि असल में हुआ ये होगा कि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, इसमें से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर, जिसने कि इस आर स्ट्रेन को बना दिया एस स्ट्रेन, यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन, जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। अब वो चीज़ क्या थी जो कि एस से आर के अंदर ट्रांसफ़र हुई है, ग्रिफिथ उसे एग्जैक्टली तो नहीं जानता था, उसने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया उसको उसने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड द लाइव आर स्ट्रेन
बैक्टीरिया द माइस डाई, माइस की डेथ हो गई। मोर ओवर ही रिकवर्ड द लिविंग एज बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, और उसको लिविंग एज बैक्टीरिया मिले डेड माइस से। इससे बात कंफर्म हो गई कि जो मौत हुई वो निमोनिया की वजह से हुई। He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. उसने कहा कि ये जो R strain वाला बैक्टीरिया यही ट्रांसफॉर्म हुआ है S में हीट किल्ड S strain वाले बैक्टीरिया की वजह से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल transferred from the heat killed S strain bacteria and enabled R strain वाले बैक्टीरिया को स्मूथ पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए मजबूर कर दिया। जाहिर सी बात है वो म्यूकस कोट बनते ही वो खतरनाक हो जाएगा। एंड बिकम वायरुलेंट। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मैटर। ये तभी हो सकता है जब ट्रांसफर जेनेटिक मैटर की जो चीज़ एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो जाती है। R strain वाले बच्चे पैदा हुए होंगे उसके ऐसे ना, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो जाती है, वही तो जेनेटिक मटेरियल है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसके एक्सपेरिमेंट का जो मेन ड्रॉबैक था वो बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाया है कि वो चीज़ डीएनए है, आरएनए प्रोटीन, जो कि R strain वाले बैक्टीरिया से S strain वाले बच्चे पैदा करवा रहे। और क्या माइस की बॉडी ज़रूरी है, ये भी ये नहीं बता पाए थे। इसका जवाब दिया अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने, एक और बहुत शानदार सा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ में बता दूं कि इन्होंने हीट किल्ड S strain वाले बैक्टीरिया को लिया, हीट किल्ड S strain वाले बैक्टीरिया को लिया और उसके जितने भी कंपोनेंट थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि हीट किल्ड S strain वाले बैक्टीरिया का डीएनए अलग ले लिया, एक जगह ले लिया उसका डीएनए, एक जगह ले लिया उसका आरएनए, और तीसरी जगह यानी ये तीनों पार्ट उसके आइसोलेट कर लिए प्रोटीन, क्योंकि इनमें ही मसला था कि इनमें से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। तीसरे में ले लिया इसका प्रोटीन। फिर क्या किया इन्होंने, इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर R strain वाले बैक्टीरिया को रख दिया। जाहिर सी बात है जो चीज़ R को S में कन्वर्ट कर देगी तो क्लियर हो जाएगा। इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने फिर रख दिया R strain वाले बैक्टीरिया को। किस में रख दिया, R strain वाले बैक्टीरिया, जिंदा R strain, और इसने ये देखा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने प्रोटीन को रखा था वहाँ पर R strain से S strain वाले बैक्टीरिया नहीं बने। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जिस टेस्ट ट्यूब में उसने आरएनए को रखा था S strain वाले बैक्टीरिया, वहाँ भी R से S नहीं बना, इसका मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में उसने डीएनए को रखा वहाँ देखा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे S strain वाले बैक्टीरिया भी मिले। तो इससे बात कंफर्म हो गई जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस ज़माने में यकीन था प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, एवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट से पहले, तो उस बात को क्रॉस चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीज एंजाइम को रखा कि अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रोटीज एंजाइम को रखने बावजूद भी RS में कन्वर्ट हो गया। आरएनए तो कहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा, उसके लिए इन्होंने आरएनएज एंजाइम को रखा और ये देखा आरएनएज एंजाइम के बावजूद भी R से S बन गया। लेकिन फिर इन्होंने ये देखा कि अगर ये इस एक्सपेरिमेंट को करने में डीएनएज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि R strain को रखें और यहाँ पर रखें डीएनए ऑफ हीट किल्ड S strain, और इसके अलावा एंजाइम ले लें डीएनएज जो कि डीएनए को काट देता है, तो देखा कि फिर S strain वाला बैक्टीरिया नहीं बन पाता। तो डीएनएज की मौजूदगी में अगर S strain वाला बैक्टीरिया नहीं बन पाता तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग इनके एक्सपेरिमेंट से मुतमईन नहीं थे। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarty, 1933 से 44 के बीच की बात है, the genetic material was thought to be protein. इनके एक्सपेरिमेंट से पहले माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। प्रोटीन सवाल पूछा जा सकता है। They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है। अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने क्या किया था, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर पता लगाने की कोशिश की थी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की और बहुत हद तक ये कामयाबी हुए। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स यानी कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उन सब कुछ अलग अलग किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी which one could transform live R cell into S cell. They discovered that the DNA alone
फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज द आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, यानी उनको एस में बना देता है. They also discovered that the protein digesting enzyme proteases and the RNA digesting enzyme RNases did not affect the transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA, जो अभी मैं बता रहा था. Digestion with DNase, अगर वहाँ पर DNase enzyme रख देते हैं, did inhibit transformation, वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने था, suggesting that the DNA cause the transformation. तो यहाँ पर एक सवाल assertion रीजन में बन सकता है, वो assertion देगा कि DNA cause the transformation, और उसका रीज़न देगा कि डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है. स्टेटमेंट 2 लिख दे तो आपने दोनों बात ठीक है. दे कॉन्क्लूड दैट द डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. फिर उन्होंने कहा कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. तो अगर आपसे पूछा था पहली बार दुनिया में ये बात किसने बताई थी, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो आप बोलेंगे अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी. लेकिन क्योंकि लोग इनकी बात से मुतमईन नहीं थे, तो इसके बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट. उससे जो थोड़े बहुत भी डाउट थे लोगों को बिल्कुल खत्म हो गए. इसलिए वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द अनइक्विवोकल प्रूफ, बिना किसी डाउट के, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ये किसने प्रूफ किया, हर्शे चेज ने. लेकिन सबसे पहले किसने प्रूफ किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो आप बोलेंगे अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी. बच्चों ने सवाल पूछा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं डीएनएज और डीएनएज में क्या फ़र्क है. तो ये तो एंजाइम है, डीएनएज तो एंजाइम है, ये डीएनएज बहुत सारे डीएनए के लिए लिखा गया है. तो कई सारे डीएनए डीएनएज, और डीएनएज ए ऐसी मतलब कि एंजाइम. आई होप को आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी. कैसा लग रहा है आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा. तब तक के लिए, अगली वीडियोज़ तक के लिए जल्दी हाजिर होते हैं. खुदा हाफिज़.